आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। एआईसीसी इजलास से एक रोज कबल मरकजी वजीर ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। ऑस्कर फर्नांडिस का कहना है कि राहुल माने या ना माने वो हमारे वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार हैं। ऑस्कर ने कहा है कि उनका ये ख्याल है कि राहुल इस जिम्मेदारी को कबूल करेंगे। आपको उत्साह देकर हमको बहुत खुश है और कल तक वेट करिए। आप करें नहीं करें वही हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, वो मानेगा और स्वीकार करेगा। लेकिन पार्टी में परंपरा ऐसी रही है कि आज तक अभी नहीं घोषित होना चाहिए। कल जिस तरह से हमसे पूछा है ना करना मतभेद तो नहीं है। नहीं मतभेद नहीं, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह। और नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद बातचीत के लिए एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अशित कुणाल जी। अशित, ऑस्कर फर्नांडिस ने तो साफ साफ कह दिया है कि कल तक का इंतजार करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। आपके पास क्या अपडेट है? एकदम देखिए हिना, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने है कि आखिर किस तरीके से वो लोकसभा चुनावों में जाएं और खासतौर पर राहुल गांधी की क्या भूमिका हो इन चुनावों में। हालांकि जो स्टेज है वो इस तरीके से तैयार खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कर दिया था जब कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता की थी और उसमें वहां उन्होंने साफ तौर पर खुद के साफ कर दिया था कि वो तीसरी बार बनने की दौड़ में नहीं है, तो खुद को उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर कर लिया था। ऐसे में कहीं ना कहीं स्टेज तैयार हो चुका है राहुल गांधी के एलिवेशन के लिए। बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी औपचारिक तौर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करती है या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अलग जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है वहां और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काफी अंतर है। बीजेपी के अंदर तमाम बड़े नेता हैं और वहां उनके लिए मजबूरी थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि वहां जो लीडरशिप है वो कंबाइंड लीडरशिप होती है और कांग्रेस की तरफ नहीं है जहां पर कि एक परिवार गांधी परिवार जो स्वतः उसका नेतृत्व करता है। तो जो कांग्रेस में इस वक्त दो राय है। पार्टी का जो कल बैठक हुई थी कांग्रेस के महासचिवों की और तमाम बड़े नेताओं की, वहां पर अलग अलग राय उभर के आई थी। एक बड़ा धड़ा है उसका ये मानना है कि ऑफिशियली पार्टी को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इस बात की घोषणा होनी चाहिए औपचारिक तौर पर। जबकि दूसरा तबका है उसका कहना है कि इसकी जरूरत बीजेपी को पड़ सकती है, कांग्रेस को नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लीडरशिप को लेकर कोई डायलेमा नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है। जो गांधी परिवार का वारिस होता है वो अपने आप कांग्रेस का नेता होता है। ऐसे में कोशिश ये हो रही है कि आखिर किस तरीके से ड्राफ्टिंग की जाए। हमें बताया गया है कि कल जो एआईसीसी की बैठक है, कांग्रेस की बैठक है, अधिवेशन है, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उस प्रस्ताव के वर्डिंग्स क्या होंगे, क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है या इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि राहुल गांधी तो में चुनाव लड़ा जाएगा, इन चीज को लेकर अंतिम फैसला होना है। इतना जरूर है कि कोई बड़ा फैसला राहुल गांधी को लेकर ही ना होगा। क्या फैसला होता है इस बारे में आज की जो बैठक हो रही है इस वक्त कांग्रेस कार्य समिति की, इसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। जी अशित, यही आपसे जानना चाहते हैं कि आज की जो CWCT की जो मीटिंग है वो कितनी अहम हो सकती है कल को देखते हुए? जी एकदम, जैसा हमने कहा कि जो कल की रूपरेखा है, जो स्टेज है, वो आज CWC की बैठक में सेट हो जाएगा। जो एजेंडा कल पारित किया जाना है, किन एजेंडों पर चर्चा होनी है, इसकी तैयारी की जाएगी आज की बैठक में। आज जो CWC की बैठक शुरू हो रही है इसमें तैयार किया जाएगा कि कल के एआईसीसी सेशन के लिए क्या क्या एजेंडा हो और साथ ही साथ राहुल गांधी की क्या भूमिका हो, राहुल गांधी का एलिवेशन किस तरीके से हो। इतना जरूर है कि राहुल गांधी को लेकर पार्टी की तरफ से एक फैसला किया जाएगा कल की बैठक में। ये तय है, जो मैंने बताया, जो सारी चीजें हैं वो वर्डिंग्स को लेकर है कि आखिर जो प्रस्ताव पारित होगा उसमें किन शब्दों का प्रयोग होगा। क्या प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाएंगे या ये कहा जाएगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर अंतिम फैसला आज होना है। और जैसा हमने कहा आज की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि तमाम बड़े नेता हैं और
उनकी राय ली जाएगी, रायशुमारी होगी और उसके बाद एक अंतिम फैसला लिया जाएगा कि आखिर इस मुद्दे पर अंतिम फैसला क्या हो। राहुल गांधी के मुद्दे पर पार्टी क्या स्टैंड लेती है, उनको किस तरीके का एलिवेशन पार्टी में मिलता है। जी, तो आज शाम होने वाली CWC की मीटिंग पर सभी की निगाहें। अर्शित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दूसरे बुलेटिन में आपसे अपडेट जरूर लेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अर्शित कुणाल, जो कि हमें बता रहे थे कि आज CWC की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें कल का लाया अमल जो है वो तय किया जाएगा, क्योंकि कल AICC की एक अहम मीटिंग होगी जिसमें राहुल गांधी के ताल्लुक से अहम फैसला लिए जाने की उम्मीद है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह ने बीजेपी लीडरों अरुण जेटली और प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। शिमला की मकामी अदालत में वीरभद्र सिंह की जानिब से यह मुकदमा दायर किया गया। अरुण जेटली और धूमल ने वीरभद्र सिंह पर एक निजी कंपनी से रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है। इस सिलसिले में जेटली ने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और CBI को एक खत भी लिखा था। वीरभद्र सिंह बदनवानी के इल्जाम की तरदीद करते रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की साजिश है। आज हमने 3 पिटीशंस में डेफेमेशन की मानहानि की वो फाइल की है। एक अरुण जेटली की और श्री प्रेम कुमार धूमल जी की तरफ, एक है उनके बेटा जो है अनुराग ठाकुर के खिलाफ, एक उनका बेटा श्री अरुण धूमल के खिलाफ। चलो, तमिलनाडु के कोडनकोलम न्यूक्लियाई प्रोजेक्ट के तीसरे और चौथे मरहले के लिए हिंदुस्तान और रूस के बीच मुआहदा तकरीबन तय हो गया है। वजीर मुमलिकत तवानाई वी नारायण सामी का कहना है कि मुआहदे पर जल्द ही दस्तखत हो जाएंगे। कोडनकोलम के मुजव्वजा रिएक्टर्स 1000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। जीतापुर न्यूक्लियाई प्रोजेक्ट की तामीर का काम जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। कोडनकोलम न्यूक्लियाई प्रोजेक्ट के तहफ्फुज और सलामती के ताल्लुक से मकामी अफराद में तशवीश भी पाई जाती है। खबरें और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। चलो बेटा, रास्ते में ATM पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये ATM कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक ATM हुआ करता था। भाई साहब, ATM यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, ATMs, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में। और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग।
देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप से भी गए गुजरे हैं। जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अलग अलग माइनॉरिटीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। 1984 के सिख मुतासरीन जो वाराना फसादात में हुए थे उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। 84 के रेट्स में दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्पेंस नहीं कर सकते। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां रियासती हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने भी कासिबाना कब्जा किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि वंस ए वक्त ऑलवेज ए वक्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम जो नाजायज कब्जे या कब्जे जो जागीर अबालिशन इनाम के आए हैं हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से देखिए खास मुलाकात जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप से भी गए गुजरे हैं। जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अलग अलग माइनॉरिटीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। 1984 के सिख मुतासरीन जो वाराना फसादात में हुए थे उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। 84 के रेट्स में दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्पेंस नहीं कर सकते। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां रियासती हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने भी कासिबाना कब्जा किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि वंस ए वक्त ऑलवेज ए वक्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम जो नाजायज कब्जे या कब्जे जो जागीर अबालिशन इनाम के आए हैं हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से देखिए खास मुलाकात जुमेरात की रात
8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन आदाब, मैं हुसैना, ITV न्यूज में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान ने कहा है कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए खतरा बनी हुई है। हिंदुस्तान ने आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन की अपील की। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने दिल्ली में अफगानिस्तान पर बैनुल-अक़वामी राब्ता ग्रुप के अजलास से खिताब करते हुए कहा कि दहशत ग्रुप मासूम लोगों में करजई हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन दहशतगर्द ग्रुपों को बाहर से मदद मिल रही है। Afghanistan and its eastern security is clearly terrorism and the continued ability of some armed opposition groups to launch attacks against innocent civilians and the legitimate Afghan government. And I think that clearly must remain a focus of our understanding, that these terrorist groups and the inspiration or the support that they get from outside Afghanistan must be curtailed and contained. मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने साबिक दाखिला सेक्रेटरी RK सिंह के इल्जाम पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। शिंदे ने कहा है कि RK सिंह अब तक एक सियासी शख्सियत हैं और उनके इल्जामात भी सियासी नौयत के हैं। शिंदे ने कहा है कि RK सिंह साबिक दाखिला सेक्रेटरी हैं और बीजेपी से वाबस्ता हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक दाखिला सेक्रेटरी ने शिंदे पर IPL घोटाले की जांच में मुदाखलत करने और अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के एक करीबी बिजनेसमैन को बचाने का इल्जाम आयद किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात के ताल्लुक से मवाद शाया करने और टीवी पर दिखाए जाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह कार्रवाई रिटायर्ड जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अर्जी पर की है। गुज़िश्ता रोज साबिक जज ने अपने वकील मनिंदर सिंह के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में हर्जाने का मुतालबा करते हुए मीडिया को इस मामले को उछालने से रोकने की दरखास्त की थी। हाईकोर्ट ने देवेंद्र चैनलों और एक अखबार को अपनी रिपोर्टरों से इस मामले के ताल्लुक से काबिल एतराज मवाद हटाने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने मीडिया से किसी न्यूज आइटम में साबिक जज स्वतंत्र कुमार की तस्वीर इस्तेमाल नहीं करने की कहा है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को एक्सरे के अखराजात से निजात मिल जाएगी। इस सिलसिले में अखिलेश यादव की काबीना में फैसला किया गया है। काबीना की मीटिंग में कई और अहम फैसले भी किए गए हैं, जिनमें एक ऐसा फंड बनाना भी शामिल है जिसके तहत डेवलपमेंट अथॉरिटीज के फाजिल पैसे को बुनियादी ढांचा की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रायबरेली में ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी और उसके लिए जगह उत्तर प्रदेश की सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने दे दी है। जो अस्पतालों में एक्सरे का पैसा लगता था, अब उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी अस्पतालों में एक्सरे का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, पूरा का पूरा मुफ्त होगा एक्सरे का। शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर शहरों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द लहर के सबब लोगों का घरों से निकलना दूभर हो रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। लेकिन सबका खींच लो।
जोर की ठंड है, कोहरा पड़ा हुआ है, ट्रेनें लेट है, सवारी के इंतजार में नजदीक स्टेशन गेट के बाहर बैठे आग जला के। सरकारी कोई इंतजाम है नहीं, हम लोगों को सारी दिल्ली शहर में परेशानी है, सवारियों को छोड़ने जाना पड़ता है, क्या करें। सवारी कैसे मिल रही है? सवारी अब ट्रेन ही नहीं है तो सवारी कहाँ से आएगी सर? ठंड तो सर बहुत ज्यादा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, ऑटो भी नहीं चलाने का दिल कर रहा। सवारी कैसे मिलती है? सवारी तो सर इस टाइम कुछ होता ही नहीं है, भूले भटके कोई आ गया स्टेशन बस अड्डे, बस यही है। काफी ज्यादा ठंड है। ठंड में सर हमारा काम बहुत ही मंदा चल रहा है और सब दिन से ज्यादा आज ठंड है जी, बहुत ही ज्यादा ठंड है। ठंड से पूरा शरीर परेशान है जी, सारा रात आगे ताप करके सवेरा करना पड़ता है। हम जी बिहार के निवासी है जी, कानपुर में सफर करके आए हैं तारीख करने के लिए, ठंड से परेशान है जी। कितनी गलन है आप? बहुत गलन है जी, ठंड से बोला नहीं जाता है सर। आगरा में मुनक्किद जश्न ताज में मशहूर फनकार उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबले की थाप से सामीन को मसहूर कर दिया। जबरदस्त ठंड के बावजूद उस्ताद जाकिर हुसैन के प्रोग्राम में शरीक होकर लोग जाकिर हुसैन के फन से लुत्फ अंदोज हुए। जाकिर का असली चेहरा है। खबरनामे में वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, no, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास रोजगार बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, धंधा बंद करने की नौबत थी। शुक्र है वजारत बराए अक़लियती उमूर की NMDFC कर्ज स्कीम का, जिसमें हमारे कारोबार से मुतालिक टर्म लोन की सहूलियत है। छोटे कर्ज यानी माइक्रो फाइनेंस स्कीम में हम अक़लियतों को रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक की मदद का इंतजाम है। ख़वातीन तरक्की स्कीम में हम अक़लियती औरतों को टेलरिंग, कटिंग और कशीदाकारी वगैरह की ट्रेनिंग मिली। एजुकेशन लोन स्कीम में कारोबारी और तकनीकी तालीमी कोर्सेज के लिए सभी अक़लियतों को माली मदद दी जा रही है। आप भी इसका फायदा उठाएं। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरन का कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में बरतानिया के रोल के बारे में अभी कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने साथ ही ये वजाहत भी की कि मामले की जांच की जा रही है, इसलिए वो इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं देना चाहते। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बार फिर सुर्खियों में है।
तकरीबन 30 साल से ये मामला किसी न किसी सूरत में उठता रहा है, लेकिन इस बार ये मामला 7 समंदर पार उठा है और इसकी गर्मी मुल्क की सियासत में महसूस की जा रही है। अगरचे बरतानिया की कंजर्वेटिव हुकूमत का कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में बरतानवी स्पेशल फोर्स के रोल के सिलसिले में अभी कोई सबूत हाथ नहीं आया है, लेकिन इसके साथ ही उसका ये भी कहना है कि वो जांच मुकम्मल होने से कबल इस सिलसिले में अपना फैसला सुनाना नहीं चाहती। पार्लियामेंट में वजीर आजम डेविड कैमरन ने कहा कि वो जांच के नताइज आने से कबल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते, लेकिन उन्होंने ये नोट किया है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो उस वक्त के सीनियर हिंदुस्तानी कमांडरों के दावों की नफी करता हो, जिन्होंने उस वक्त कहा था कि ये ऑपरेशन हिंदुस्तानी फौज ने अंजाम दिया है। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में बरतानवी फौज के किरदार पर कैमरन से सवालात किए, जिसके जवाब में कैमरन ने इन ख्यालात का इजहार किया। बरतानवी वजीर आजम ने मजीद कहा कि इस मामले की तह तक जाने की जरूरत है। उनका कहना है कि इस जांच की रिपोर्ट को आम किया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों बरतानिया में खुफिया दस्तावेजात को आम किया गया है। आम किए गए दस्तावेजात इस जानिब इशारा करते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए बरतानवी फजाइया के हुक्काम को हिंदुस्तान भेजा गया था ताकि ये गोल्डन टेम्पल में छुपे मिलिटेंटों को बाहर निकालने के मंसूबा साजी में उस वक्त की मरकजी हुकूमत की मदद कर सके। इस दस्तावेजात के आम किए जाने के बाद लेबर पार्टी के रुकने पार्लियामान टॉम वॉटसन और पैट मैकफेलिन ने ऐवान नुमाइंदगान में इस मामले को उठाते हुए इससे जुड़े दीगर दस्तावेजात को आम करने का हुकूमत से मुतालबा किया था। वॉटसन और लॉर्ड इंद्रजीत सिंह ने इस मामले में हुकूमत से वजाहत करने को भी कहा था, जिसके बाद डेविड कैमरन ने काबीना सेक्रेटरी जेरेमी हेवुड को इस सिलसिले में जांच का हुक्म दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश तश्कील-ए-नौ बिल 2013 पर रियासती असेंबली में बहस के लिए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने 23 जनवरी तक की मोहलत दी है। ताहम ये बताया जा रहा है कि बहस को मुकम्मल कर लेने के लिए मजीद 10 दिनों की मोहलत दी जा सकती है। पेश है खास रिपोर्ट। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम को लेकर तजस्सुस बढ़ रहा है। वाज़ेह कि सदर जमहूरिया की जानिब से रियासत के कानून साजों की राय जानने के लिए आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 को असेंबली को रवाना किया गया है। मबाहिस के लिए 40 दिनों की मोहलत दी गई थी। ये मोहलत 23 जनवरी को खत्म हो रही है। याद रहे कि रियासत के कानून साज असेंबली और काउंसिल में सीमा आंध्रा के अरकान की मुसलसल हंगामाराई की वजह से बिल पर मबाहिस में बार बार रुकावट पैदा हुई है। असेंबली को दी गई 6 हफ्तों की मोहलत के दौरान इसका भरपूर इस्तेफादा नहीं किया गया। इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले लीडरों का कहना है कि सीमा आंध्रा के लीडर गैर जरूरी तौर पर मबाहिस में खलल पैदा करके तेलंगाना की तश्कील में ताखीर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले लीडर बशमुल वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी का ये कहना है कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 पर ऐवान में मौजूद तमाम अरकान को अपनी राय देने का हक है, इसलिए असेंबली को दी गई मोहलत में मजीद तोसी की जरूरत है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ रियासत की तकसीम के मौके पर उस वक्त के सदर जमहूरिया ने मध्य प्रदेश असेंबली को दी गई मोहलत को बढ़ा दिया था। सीमा आंध्रा के लीडर इसी को नजीर बनाकर मजीद वक्त मांग रहे हैं। तहम ये बात वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया अगर चाहते हैं तो तब ही बिल पर मबाहिस के लिए दी गई मोहलत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सदर जमहूरिया हिंद को ही हासिल है। सदर जमहूरिया की जानिब से रवाना करदा रियासत की तकसीम के बिल पर वोटिंग कराने और न कराने को लेकर भी तजस्सुस बरकरार है। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का ये कहना है कि फरवरी में होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में तेलंगाना बिल को मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने तेलंगाना बिल पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। डॉक्टर सैयद अहमद की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। सैयद अहमद रियासत झारखंड के गवर्नर हैं, लेकिन गवर्नर सैयद अहमद उर्दू के एक मुहक्किक, अदीब और अदब नवाज के तौर पर भी जाने जाते हैं। पेश है उनकी अदबी खिदमात पर एक खास रिपोर्ट।
झारखंड के गवर्नर जैसे जलीलुल कद्र ओहदे पर फायज डॉक्टर सैयद अहमद पिछले 2 साल से रियासत की बागडोर संभाले हुए हैं। डॉक्टर सैयद अहमद का ताल्लुक यूं तो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर जिले में वाक़ कस्बा दहियावर से है, लेकिन पिछली निस्फ सदी से उन्होंने अदबी और सियासी मैदान में मुंबई को अपना वतन सानी बना लिया। डॉक्टर सैयद अहमद 4 मरतबा हुकूमत महाराष्ट्र में